Hello students. So our next topic is Bohr's model of atom. ठीक है, इसमें जो है एटम मतलब उसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए एक मॉडल दिया गया है। ठीक है, तो किसने दिया? नील्स बोहर ने क्या दिया? स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए मॉडल दिया। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि जो एटम है उसके सेंटर में क्या है? स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ठीक है, सेंटर में क्या है? पॉजिटिवली चार्ज एक स्फीयर है, उसको क्या बोला? न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं? अराउंड सर्कुलर पाथ्स। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ है, उनको क्या बोला उन्होंने? ऑर्बिट्स। क्या बोला? ऑर्बिट्स। तो ये सर्कुलर पाथ को क्या बोला उन्होंने? ऑर्बिट्स। तो इन सर्कुलर पाथ में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑर्बिट्स को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं, शेल्स भी बोल सकते हैं, और स्टेशनरी स्टेट्स भी बोल सकते हैं। स्टेशनरी स्टेट्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो एक ही पोजीशन पे फिक्स्ड हैं, उनकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, इसीलिए उनको क्या बोलेंगे हम? स्टेशनरी स्टेट्स। ठीक है, फिर उन्होंने नेक्स्ट क्या बोला? इन ऑर्बिट्स को उन्होंने क्या दे दिया? नंबर असाइन कर दिया। जो सबसे क्लोज है उसको 1 दे दिया, उसके बाद सेकंड ऑर्बिट, उसके बाद थर्ड ऑर्बिट, उसके बाद फोर्थ ऑर्बिट। ठीक है, और इन ऑर्बिट्स के नंबर को उन्होंने नाम दिया। फर्स्ट ऑर्बिट को बोला उन्होंने के शेल। ठीक है, सेकंड ऑर्बिट को क्या बोला उन्होंने? एल शेल। थर्ड को क्या बोला? एम शेल। फोर्थ को क्या बोला? एन शेल। इस तरह से आगे चलते गए। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला कि इन ऑर्बिट्स की जो एनर्जी है, शेल्स की जो एनर्जी है, वो इंक्रीज करती है किधर को? बाहर वाली साइड को। मतलब जो अंदर वाला ऑर्बिट है, जो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, उसकी एनर्जी सबसे कम है, और जो सबसे बाहर है न्यूक्लियस के शेल, उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। इसलिए E1 मतलब एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट और फर्स्ट शेल की क्या है? सबसे कम। फिर उससे ज़्यादा किसकी है? E2 की। फिर उसके ज़्यादा किसकी है? 3 की। फिर उससे ज़्यादा किसकी है? 4th की। और क्या बोला कि इन एनर्जी शेल्स के बीच में जो गैप है वो डिक्रीज होता जाता है, किसकी तरफ? बाहर की तरफ। मान लो अगर इसमें इतना स्पेस है तो इसमें और कम हो जाएगा, फिर इसमें और कम हो जाएगा, फिर उसके आगे वाले में और कम हो जाएगा। मतलब इनके बीच का आपस का स्पेस जो है कम होता जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला कि जो स्टेट ऑफ एटम है विद लोएस्ट एनर्जी इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम। मतलब अगर कोई एटम है उसकी सबसे कम एनर्जी है तो उसको क्या बोलेंगे हम? ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम। फिर नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला कि मान लो इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है। ठीक है, फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है, अगर वो दूसरे शेल में जाने के लिए जाना चाहता है, ठीक है, दूसरे शेल में वो इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी लेनी पड़ेगी। अगर मान लो आपको जंप लगाना हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो? बहुत जोर लगाते हो ना, सारी अपनी एनर्जी इकट्ठी करके फिर उस जोर लगा के जंप लगाते हो, है ना, ताकि हाँ आप दूर तक जंप लगा सको, है ना। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ता है? एनर्जी लेनी पड़ती है, मतलब एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, तभी जाके जो है वो जंप कर जाते हैं फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में। उसको क्या बोलेंगे हम? एक्साइटेड। इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे हम? एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। सो इस स्टेट को क्या बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड क्यों? क्योंकि उसने फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जंप किया है, उसको बोलेंगे हम एक्साइटेशन और एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। अगर वो सेकंड शेल में आ रहा है तो उसकी एनर्जी स्टेबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसने तो एनर्जी बहुत ज़्यादा ले ली है।
अगर ली है तभी तो वो स्टेबल नहीं है। इसी तरह से वो क्या करता है, एनर्जी को फिर से रिलीज कर देता है। अगर मान लो आपको नीचे आना हो तो आपको थोड़ा जोर लगाना पड़ता है ना। तो इसी तरह से इसको नीचे आने के लिए, फर्स्ट सेल में आने के लिए ये क्या करता है, एनर्जी को रिलीज कर देता है। उसको क्या बोलेंगे हम, एनर्जी एमिटेड। एमिट का मतलब होता है रिलीज करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला कि दोनों के बीच की एनर्जी को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ सब सेल्स और शेल्स और ऑर्बिट्स। तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द शेल्स कैसे निकालेंगे हम, E2 माइनस E1, ठीक है। उससे क्या मिल जाएगा हमें कि कितनी एनर्जी हमने रिलीज की या कितनी एनर्जी हमने एब्जॉर्ब की। हमने मतलब इलेक्ट्रॉन्स ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की और कितनी रिलीज की, वो किससे पता चल जाएगा, डेल्टा ई से, ठीक है। उसको कैसे, E2 माइनस E1 कर देंगे, जितना हमारे पास वैल्यू आ जाएगी उतनी उतनी, अगर एक्साइटेशन हो रही है तो वो उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर एमिटमेंट हो रही है मतलब एमिट हो रहा है, लोअर शेल्स में आ रहे हैं तो मतलब उतनी एनर्जी एमिट कर रहा है, रिलीज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। तो बोहर्स ने जो है हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये तो बता दिया हमने कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑर्बिट्स में होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स में होते हैं। पर ये कैसे बताया कि वो किस पोजीशन पे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स किस पोजीशन पे होगा, ये तो हमें पता ही नहीं। या कितने होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक ऑर्बिट में, उसका पता हमें कैसे चलेगा, 2n² के फॉर्मूले से। n का मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का नंबर और कौन सा, एनर्जी लेवल, ठीक है। उस n का मतलब क्या है, अगर मान लो हमारे पास k शेल है तो उसका n क्या है, 1, क्यों, क्योंकि वो 1 पोजीशन पे है, फर्स्ट शेल है तो इसलिए उसका n की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे हम, कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 2n² से n की वैल्यू पुट करेंगे। अब मान लो k शेल की n की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1:1, 1 नहीं आएगा, 2:1 = 2, मतलब k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब l शेल की बात कर लें, 2, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास है l के लिए, 2, 2 का स्क्वायर, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, मतलब l शेल में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास m शेल, m शेल में n की वैल्यू कितनी होती है, 3, और 3 का स्क्वायर करें, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, तो m शेल में कितने आएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इज n की n वैल्यू कितनी होती है, मतलब वो कौन से नंबर पे है, 4th नंबर पे, तो उसकी n वैल्यू कितनी है, 4, 4 × 4 = 16 एंड 16 × 2 = 32, मतलब n शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स। फिर नेक्स्ट बोहर-बरीज ने क्या बोला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। मान लो ये आपका न्यूक्लियस है और ये इसके ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। तो ये जो बाहर वाला ऑर्बिट है इसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8, ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि फर्स्ट फिल द इनर मोस्ट, अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने ऑर्बिट में तो हम बाहर से थोड़ी स्टार्ट करेंगे, हम कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले जो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक वाला शेल है वहाँ पे और इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, उसके बाद जाके हम नेक्स्ट ऑर्बिट्स में करेंगे फिल इलेक्ट्रॉन्स को, फिर उसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में, ठीक है।
यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो मतलब उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो वो सबसे इनर मोस्ट वाले शेल में जाएगा, तो ये यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ इसको फिल कर दिया। अब लिथियम ले लें तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 3, कितना होता है 3। तो पहले हम इनर मोस्ट शेल को भरेंगे। अब इनर मोस्ट शेल के लिए हमने कितने बोला था, के में कितने आएंगे, सिर्फ 2, तो 2 तो हमने इधर भर दिए, बचा कितना 1, तो उसको बाहर वाले शेल में ऐड कर देंगे, ठीक है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, ठीक है। और इसी तरह से हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को उसमें ऐड कर देंगे। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही शेल में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर की। हमने बोला ना कि लिथियम का कितना एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का कितना एटॉमिक नंबर 4, ये एटॉमिक नंबर है क्या? सो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, उस एटम के एलिमेंट के एटम में, ठीक है। एग्जाम्पल लेके बताती हूँ कि हाइड्रोजन है, उसके हमें प्रोटॉन्स दिए हैं कितने 1, तो उसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा 1, क्यों, एटॉमिक नंबर किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं हम कार्बन के हमें प्रोटॉन्स दिए हैं 6, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 6। एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं, किससे, Z से। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्यों, अगर जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा ना। पीछे बताया मैंने आपको थ्योरीज में कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे आती है, जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। तो जितने जो प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आएगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, और वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास टॉपिक, मास नंबर। मास नंबर को किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल ए से, ठीक है। सो मास नंबर क्या है, सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का जो सम आएगा टोटल, उसको क्या बोलेंगे हम, मास नंबर, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम एटॉमिक नंबर, अगर मान लो हमारे पास कोई एक्स एलिमेंट है, तो इसके हेड पे क्या लिखेंगे हम, ए क्या रिप्रेजेंट करता है, मास नंबर, और इसके फुट पे क्या लिखेंगे, जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर। अब मान लो ये हमारे पास कार्बन दिया है, ठीक है। ऐसे ही हाइड्रोजन ले लेते हैं। हाइड्रोजन का अगर हम ले लें एग्जाम्पल, तो एटॉमिक नंबर कितना है 1, और मास नंबर कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो कितना है 2। तो अगर यहाँ पे हमें रिप्रेजेंटेशन करनी है तो हाइड्रोजन के फुट में क्या लिखा हमने, एटॉमिक नंबर, और उसके हेड पे क्या लिखेंगे हम, मास नंबर। तो इस तरह से जो है हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हम भाई कैसे निकालें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। तो हमने अभी पीछे पढ़ा कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, और वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। और मास नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर है, पीछे हमने पढ़ा एटॉमिक नंबर के, तो यहाँ पे अगर हम इनको ऐड कर दें, यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है,
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जगह क्या लिख देंगे हम, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को स्मॉल एन से, और ए क्या है यहाँ पे, मास नंबर। तो यहाँ से अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो ए माइनस जेड मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। ये जो लिथियम है, लिथियम एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3, और मास नंबर कितना है, 7। तो हमें क्या निकालना है इसमें से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने पीछे पढ़ा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर। तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 3, और ये इसके इक्वल टू है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 3। क्यों, अगर जितने पॉजिटिवली चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिवली चार्ज होंगे। ठीक है, अब हमें इसमें से क्या निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो मास नंबर कितना दिया है हमारे पास, 7, और एटॉमिक नंबर कितना दिया है, 3। 7 माइनस 3 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 4। इस तरह से जो है हम इनकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास नंबर को भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, और एटॉमिक नंबर को भी निकाल सकते हैं। अगर आपसे एटॉमिक नंबर पूछा जाएगा तो वहाँ पे आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताए गए होंगे पहले से ही। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसको बोला हमने, जो हमने पढ़ा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट्स, उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जो आपको मैंने पीछे पढ़ाया। तो इसमें क्या बोला कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की सिग्निफिकेशन क्या है, ये क्या करती है, डिटरमाइन केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एलिमेंट। कैसे, अगर मान लो किसी भी एलिमेंट का आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्टेट, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसको बोलेंगे डुप्लेट। तो अगर इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये मतलब पूरी फुल्ली फील्ड है। ठीक है, तो फुल्ली फील्ड है तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेबल है और केमिकली अनरिएक्टिव है। क्या है, केमिकली अनरिएक्टिव। ऐसा क्यों है, क्योंकि इनका तो पेट पूरा भरा हुआ है। अगर इनका पेट भरा हुआ है तो ये और तो खाएंगे नहीं इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तो इसीलिए ये क्या होते हैं, केमिकली अनरिएक्टिव। इनके एग्जाम्पल आ जाते हैं नोबल गैसेस, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन। ये जो सारी जो एलिमेंट्स है ये रिएक्ट नहीं करते हैं, किस वजह से, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे या 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसीलिए वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब उनके पास और कैपेसिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को लेने की। नेक्स्ट है कि इफ द एलिमेंट हैज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल द एलिमेंट विल बी रिएक्टिव। अब अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम होगा, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, मान लो 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उस पे उसके पास तो कैपेसिटी है ना और इलेक्ट्रॉन्स खाने की और इलेक्ट्रॉन्स लेने की, है ना, उसका पेट तो बड़ा है, एक और शेल प्रेजेंट है ना, तो वो क्या करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, विल एलिमेंट विल बी रिएक्टिव। ठीक है, सो आपको जो है एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी। ठीक है, उसके बेसिस पे आप इसके बेसिस पे आप उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना। ठीक है।